Hello students, this is the second video of a series of 3 lectures on the topic phase equilibrium. I am Puneet, an assistant professor in chemistry. In this video, we will talk about different criteria for phase equilibrium and phase diagrams for one component systems. We will take the example of water system and sulfur system in particular. We will learn to study and interpret these phase diagrams, and we will learn to represent bivariant, univariant, and non-variant systems in a phase diagram. We will also understand the terms triple point, transition point, and metastable equilibrium. So the question is, what is phase equilibrium? Two or more phases are said to be in phase equilibrium when the properties like temperature, composition, etc. do not change with time. कोई भी सिस्टम उस फेज में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम से कम हो, मिनिमम हो. फेज इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज ट्रू इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. कोई भी सिस्टम ट्रू इक्विलिब्रियम में तब होता है जब आप इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हो, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आइस और वाटर के बीच के इक्विलिब्रियम की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और इस इक्विलिब्रियम को आप आइस को मेल्ट करके भी अचीव कर सकते हो और वाटर को फ्रीज करके भी अचीव कर सकते हो. तो ट्रू इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से अचीवेबल होगा. लेकिन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अचीव होगा, क्योंकि ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और इसको अचीव करने के लिए जो कंडीशंस हैं उनको बहुत ध्यान से चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, -2 डिग्री सेल्सियस पर वाटर एग्जिस्ट कर सकता है. अभी तक हम पढ़ते थे कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम है तो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा है तो वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. बट एक्चुअली अगर वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड बहुत ही केयरफुली कूल किया जाए तो -2 डिग्री सेल्सियस पर भी हमें वाटर मिल सकता है, और वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. लेकिन ये इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से अचीव नहीं हो सकता. मतलब आप आइस को मेल्ट करके ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते. आप सिर्फ वाटर को केयरफुली कूल करके इस इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं. दूसरा, इस सिचुएशन में अगर आपके सिस्टम में कोई भी मैकेनिकल शॉक हो या छोटा मोटा भी कुछ हिल जाए, कुछ सीडिंग हो जाए, उस केस में इमीडिएटली वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज एज आई सेड ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और बहुत ही केयरफुली कंडीशंस को चेंज करके ही इसको अचीव किया जा सकता है. नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर फेज इक्विलिब्रियम. किसी भी मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के डिफरेंट फेजेस फेज इक्विलिब्रियम में होने के लिए फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. द फर्स्ट कंडीशन इज थर्मल इक्विलिब्रिया. सिस्टम के हर एक पार्ट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट फ्लो करेगी. सो इफ़ वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू फेजेस A and B, the condition will be TA equal to TB. The second condition is mechanical equilibrium. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के लिए सिस्टम के हर एक पार्ट का प्रेशर सेम होना चाहिए. सो द कंडीशन वुड बी PA equal to PB. The third condition is chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के लिए केमिकल पोटेंशियल सारे फेजेस में सेम होना चाहिए. सो द कंडीशन वुड बी μA इक्वल टू μB. इसको हम थर्मोडायनामिक क्राइटेरिया फॉर फेज इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. जस्ट टू रिकैप, केमिकल पोटेंशियल टर्म को हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं. केमिकल पोटेंशियल किसी भी मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में अगर
फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूशन है जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो केमिकल पोटेंशियल हर एक कंपोनेंट का डिटरमिन करने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और उस कंपोनेंट का 1 मोल या तो ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, बाकी सारे कंपोनेंट्स की अमाउंट को सेम रखते हुए। ऐसा करने से जो फ्री एनर्जी का इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको हम बोलेंगे उस कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेज डायग्राम्स। फेज डायग्राम किसी भी सिस्टम में अलग अलग फेजेस के बीच का रिलेशनशिप समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, and they are usually represented as the change in the phases of a system as a function of temperature, pressure और composition of the components. Normally हम ये 3 वेरिएबल लेके चलते हैं और इनको वेरी करते हुए देखते हैं कि सिस्टम के फेजेस में क्या चेंज आ रहा है। फेज डायग्राम को समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम समझेंगे। द फर्स्ट वन इज़ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट फेज डायग्राम पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फेज की जो लाइंस हैं, फेज बाउंड्रीज हम इनको कहते हैं, ये सब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पर तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फेज बाउंड्रीज। फेज बाउंड्रीज, ये जो ग्रीन, ब्लू और रेड कर्व्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं फेज बाउंड्रीज और ये 2 फेजेस को सेपरेट करने के काम आती हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्रीन बाउंड्री के राइट हैंड साइड पर लिक्विड फेज देखने को मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड पर सॉलिड फेज देखने को मिलता है और इन फेज बाउंड्रीज के ऊपर 2 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन फेज बाउंड्री है, यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड फेज आपस में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली ब्लू फेज बाउंड्री के ऊपर लिक्विड और गैशियस फेज आपस में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। रेड के ऊपर सॉलिड और गैशियस फेज आपस में को एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। Now let's move on to phase equilibrium of one component systems. One component system में आज हम 2 examples पढ़ेंगे. The first one is the water system. As we all know कि water जो है वो 3 phases में exist करता है, ice की form में, solid phase में, water की form में, liquid phase में और vapor की form में, gaseous phase में। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं इक्विलिब्रियम के। लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है, सॉलिड और वेपर के बीच में हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में हो सकता है और फोर्थ वन इज सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों के बीच में एक साथ इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब किसी भी पॉइंट पर कितने फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे। इसलिए वाटर का जो फेज डायग्राम है वो हम प्लॉट करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं प्रेशर और एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं टेम्परेचर। फेज डायग्राम के अंदर आपको जो भी कंडीशंस नज़र आएंगी ये सारी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड है, एक्सपेरिमेंट करके इनको डिटर्मिन किया गया है। फेज डायग्राम में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कर्व्स, जिनको हमने अभी फेज बाउंड्रीज भी बोला था। तो वाटर के फेज डायग्राम में हमें ये 4 कर्व नज़र आ रहे हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ ए प्राइम। तो ये जो 3 ओ ए, ओ बी और ओ सी हैं ये स्टेबल कर्व्स हैं और ओ ए प्राइम जिसको मैंने डॉटेड दिखाया हुआ है ये एक मेटा स्टेबल कर्व है। इसके अलावा सेकेंड जो कंपोनेंट है इस वाटर सिस्टम फेज डायग्राम का दैट इज दीज एरियाज। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया जो है यहाँ पर आपको सॉलिड आइस मिलती है।
दिस इज लिक्विड वाटर, AOC, इस एरिया में आपको लिक्विड वाटर मिलेगा और AOB एरिया में आपको वाटर वेपर मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फेज एग्जिस्ट करता है, जो एरियाज हैं वहाँ पर एक फेज एग्जिस्ट करता है और जो फेज बाउंड्रीज हैं वहाँ पर दो फेज को एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है ये ट्रिपल पॉइंट O, जिसके बारे में थोड़ी सी बात हमने पहले भी की थी, जहाँ पर ये तीनों कर्व आपस में मिल रहे हैं, OA, OB और OC। इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पर आइस, वाटर और वाटर वेपर तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम कर्व्स के बारे में बात करते हैं, कर्व्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हर एक कर्व के ऊपर दो फेजेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेजेस हो गया 2। दिस इज वन कंपोनेंट सिस्टम, इसीलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट हो गया 1। तो अब हम फेज रूल लगाएंगे एंड फ्रॉम फेज रूल वी कैन कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। फेजेस को 2 पुट करके और कंपोनेंट को 1 पुट करके वी विल गेट F इज इक्वल टू 1। सिस्टम इज यूनिवेरिएंट। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है तो हम उसको कहते हैं द सिस्टम इज यूनिवेरिएंट। नाउ यूनिवेरिएंट का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर या प्रेशर में से किसी एक ही चीज़ को चेंज कर सकते हैं, दूसरी चीज़ अपने आप फिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम OA कर्व पे ये जो Z पॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं, तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर देखा कि OA कर्व पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज Z। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो अपने आप फिक्स हो गया, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। अगर हम प्रेशर को भी चेंज कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस से, अगर हम प्रेशर को भी चेंज कर देंगे तो हम ये दूसरे एरिया में चले जाएंगे, कर्व से हम बाहर निकल जाएंगे। तो अगर हमें इस कर्व पर रहना है तो हमें इसको एक यूनिवेरिएंट सिस्टम की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब या तो हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं या हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, दूसरी वाली चीज़ अपने आप फिक्स हो जाएगी, सिस्टम यूनिवेरिएंट रहेगा। नाउ दिस इज अ चार्ट विच शोज व्हाट्स देयर ऑन डिफरेंट कर्व्स। OA कर्व है, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर, इस कर्व पर लिक्विड वाटर और वाटर वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और ये जो कर्व है ये क्रिटिकल टेम्परेचर तक जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर तक जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर इज 374 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। द सेकेंड कर्व इज OB। OB को हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व और OB कर्व के ऊपर आइस और वाटर वेपर दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और ये कर्व जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक। थर्ड कर्व इज OC कर्व। OC कर्व को हम फ्यूजन कर्व बोलते हैं और यहाँ पर सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है। द लास्ट वन इज OA प्राइम। OA प्राइम जो है मेटास्टेबल कर्व है, वाटर को बहुत ही केयरफुली कूल करके A प्राइम पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। मतलब -2 डिग्री सेल्सियस तक वाटर हम अटेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ का इक्विलिब्रियम एक ही डायरेक्शन से अटेनेबल है इसलिए हम इसको मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर थोड़ा सा भी सिस्टम को हिला डुला दिया जाए, उसमें सीडिंग कर दी जाए, तो इमीडिएटली ये वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स एन अनस्टेबल कर्व। सो यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है सुपर कूल्ड वाटर और वाटर वेपर के बीच में।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फेज डायग्राम ऑफ वाटर का, दैट इज एरियाज। एरियाज हैं रीजन्स बाउंडेड बाय टू लाइंस, और ये हमें देती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशंस जिनमें एक सिंगल फेज यानी या तो आइस या वाटर वेपर स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक ही फेज एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे फेज डायग्राम में एरियाज ए ओ सी बी ओ सी ए ओ बी हैं, उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट अस अप्लाई द फेज रूल इक्वेशन टू द एरियाज पार्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट तो अगेन सेम रहेगा क्योंकि हमने वन कंपोनेंट सिस्टम ही लिया हुआ है वाटर। नंबर ऑफ फेजेस जैसा अभी हमने डिस्कस किया, एरियाज में एक ही फेज एग्जिस्ट करता है तो P विल बी इक्वल टू 1। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट F इज इक्वल टू 2। इसका मतलब सिस्टम इज बाई वेरिएंट। नाउ बाई वेरिएंट का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर और प्रेशर अगर दोनों को भी चेंज करते हैं तो आप स्टिल सेम एरिया में रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस पॉइंट, ये हमने कोई टेम्परेचर चूज़ कर लिया और हम BOC एरिया के बीच की बात कर रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम BOC एरिया के बीच में यहाँ इस प्रेशर को भी ले सकते हैं, इस प्रेशर को भी। आप प्रेशर की वैल्यूज़ को काफ़ी रेंज तक वेरी कर सकते हैं और स्टिल आप सेम एरिया में रहेंगे। तो दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 और and the system is bivariant. The third important part of phase diagram of water is the triple point. जो तीन स्टेबल कर्व हैं OA, OB and OC, ये एक पॉइंट पर मिलते हैं O, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर के तीनों फेज सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। और ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक ही सेट कंडीशंस का ऐसा है जहाँ पर ये पॉसिबल है। टेम्परेचर 0.0098 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 4.58 mm ऑफ मर्करी पे। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मतलब टेम्परेचर या प्रेशर आप हल्का सा भी चेंज कर देंगे तो आप ट्रिपल पॉइंट से बाहर चले जाएंगे और ये तीनों फेजेस में से कोई एक फेज़ इक्विलिब्रियम से बाहर चला जाएगा, सिर्फ दो ही फेज इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे। तो ये तीनों के तीनों फेजेस को इक्विलिब्रियम में होने के लिए एग्जैक्टली इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर चाहिए। नाउ लेट्स अप्लाई द फेज रूल इक्वेशन हियर। C की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ फेजेस 3 हैं तो P की वैल्यू 3 है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे F की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी सिस्टम इज नॉन वेरिएंट। आप ना तो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं और ना ही प्रेशर को चेंज कर सकते हैं ट्रिपल पॉइंट पर। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन विच वी कैन गेट फ्रॉम द कर्व्स ऑफ फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। लेट्स से वी टेक द कर्व OA एज एन एग्जाम्पल। कर्व OA की स्लोप पॉजिटिव है और जैसे जैसे हम इस पे प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कर्व OC की स्लोप नेगेटिव है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है। आप देखेंगे कि OC कर्व जो है वो प्रेशर एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है। Now, how do we explain this observation? For this, we will take the help of Clausius-Clapeyron equation. Let's apply Clausius-Clapeyron equation to curve OA, vapor pressure curve. So, dP upon dt will be equal to delta H vaporization upon temperature into volume of vapor minus volume of liquid. We know that volume of vapor is greater than volume of liquid, so the denominator in this equation is going to be positive. Similarly, delta H vaporization is also positive,
because heat is being supplied to the system, or you can say heat is being absorbed by the system. So dP upon dt is a positive quantity which is confirmed by the OA curve. Now let's move on to the fusion curve. So the Clausius-Clapeyron equation for fusion curve will be dP upon dt is equal to delta H fusion upon melting point, that is fusion temperature, into में volume of liquid minus volume of solid. Now the density of ice is lesser than the density of water. Hence, volume of solid, that is ice, will be more than volume of liquid. So in this case, the denominator will be negative. However, the numerator delta H fusion is positive because heat will have to be supplied to the system, or heat is being absorbed by the system. So dP upon dt will turn up to be a negative quantity, which is also confirmed by the OC curve in phase diagram of water system. So that was all about phase diagram for water system. Now we will move on to our second example, that is phase diagram of sulfur system. Solid sulfur exists in two crystalline forms. One is rhombic sulfur and one is monoclinic sulfur. So although they both are solids, but still from the phase equilibrium point of view, both of these will make different phases. Rhombic sulfur and monoclinic sulfur are interconvertible into each other and they exist in an equilibrium at 95.6 degrees Celsius, which is known as transition temperature at 1 atmospheric pressure. Now, rhombic sulfur जो है वो 95.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टेबल होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर 95.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्टेबल होता है. रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस है और मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है. सो सल्फर सिस्टम में हमारे पास 4 पॉसिबल फेजेस होंगे, 2 सॉलिड फेज, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, जिनको हम SR एंड SM रिस्पेक्टिवली से डिनोट करेंगे. थर्ड फेज होगा लिक्विड फेज SL और फोर्थ फेज होगा वेपर फेज SV. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हियर, जैसे वाटर में तीनों के तीनों फेजेस को एग्जिस्ट कर रहे थे ट्रिपल पॉइंट पे. इन दिस केस जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या चारों फेजेस एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. आप देख सकते हैं कि P के सामने माइनस का साइन है और F के सामने प्लस का साइन है. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप फेजेस को मैक्सिमम करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिनिमम करना पड़ेगा और F के लिए जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो है 0. हम पहले देख भी चुके हैं, नॉन वेरिएंट सिस्टम के लिए F की वैल्यू आ जाती है 0. और सल्फर सिस्टम एक 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो C की वैल्यू रहेगी 1. नाउ लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द गिब्स फेज रूल इक्वेशन. So we will get 0 is equal to 1 minus P max plus 2. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे we will get P max is equal to 3. इसका मतलब although सल्फर सिस्टम में 4 फेजेस हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस जो एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3. 3 ही फेज होंगे जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर पाएंगे एक साथ, 4 फेजेस नहीं कर सकते हैं. Now this is the phase diagram of sulfur system. First of all, we will talk about the curves. The first curve, OA curve, is known as sublimation curve of rhombic sulfur and it represents the vapor pressure of rhombic sulfur at different temperatures. यहाँ पर 2 phases equilibrium में exist करेंगे, rhombic sulfur और sulfur vapor. क्योंकि किसी भी curve के ऊपर 2 फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, सो वी नो द सिस्टम इज गोइंग टू बी मोनोवेरिएंट. यानी एक टाइम पर
या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या फिर प्रेशर को। पॉइंट ओ है जो, दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर एट विच रोम्बिक सल्फर चेंजेस इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर। और ओ पॉइंट है वो एक ट्रिपल पॉइंट भी है, क्योंकि इस पॉइंट पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और सल्फर वेपर तीनों को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। एंड एज वी नो, ट्रिपल पॉइंट एक नॉन वेरिएंट पॉइंट होता है। द नेक्स्ट कर्व इज सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी। सो ओ बी से हमें मोनोक्लिनिक सल्फर का वेपर प्रेशर मिलता है अलग अलग टेम्परेचर्स पर। एंड अगेन सिस्टम मोनोवेरिएंट है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस 2 है। पॉइंट बी इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। और पॉइंट बी एक ट्रिपल पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ पर भी 3 फेजेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड सल्फर वेपर। एंड अगेन ट्रिपल पॉइंट is a non-variant point. Next curve is vapor pressure curve of liquid sulfur. Vapor pressure curve liquid sulfur का BE curve है। यहाँ पर liquid sulfur और sulfur vapor दोनों equilibrium में coexist करेंगे और system monovariant होगा। The next curve is transition curve OC, जिसमें रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करेंगे। नाउ अलोंग ओसी कर्व वी कैन सी दैट द स्लोप इज पॉजिटिव। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोम्बिक सल्फर का मोनोक्लिनिक सल्फर में ट्रांसफॉर्मेशन वॉल्यूम इंक्रीज के साथ होता है, मतलब वॉल्यूम सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। Next is BC curve. BC curve is the fusion curve of monoclinic sulfur. यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर को एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में, सिस्टम यूनिवेरिएंट होगा। एंड अगेन इफ वी हैव अ लुक एट द स्लोप ऑफ BC curve, it is positive, but the slope is much lesser than the slope of OC curve. तो यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट मोनोक्लिनिक सल्फर का इंक्रीज करेगा प्रेशर के इंक्रीज करने से, पर बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा। सी एक और ट्रिपल पॉइंट है जहाँ पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर तीनों इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करेंगे और सिस्टम नॉन वेरिएंट रहेगा। CD is the fusion curve of rhombic sulfur. यहाँ पर रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करेंगे। So this is the summary of all the curves I have talked about. Now next is metastable equilibria. हमने देखा था कि वाटर के सिस्टम में एक ट्रिपल पॉइंट है जबकि सल्फर सिस्टम में 3 ट्रिपल पॉइंट्स हैं। सिमिलरली वाटर के केस में एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा था जो कि OA प्राइम कर्व से हमने शो किया था, बट सल्फर के सिस्टम में 3 मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे जिनको हमने ग्राफ में OA प्राइम, BA प्राइम और A प्राइम C ये डॉटेड कर्व से हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। OA प्राइम कर्व में रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर रोम्बिक सल्फर के टेम्परेचर को क्विकली राइज करने दिया जाए 95.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम को एक्सटेंड कर लेगा और A प्राइम तक ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम चला जाएगा। सो हियर अलोंग OA प्राइम rhombic sulfur and sulfur vapor are in equilibrium. Similarly, अगर liquid sulfur को कूल किया जाए EB कर्व के अलोंग, तो ऐसा पॉसिबल है कि मोनोक्लिनिक सल्फर B पर सेपरेट आउट ना हो
और ये इक्विलिब्रियम एक्सटेंड हो जाए ए प्राइम तक। तो बी ए प्राइम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगी लिक्विड सल्फर और उसके वेपर के बीच में। ए प्राइम एक और ट्रिपल पॉइंट है सल्फर सिस्टम में, जहाँ पर रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और सल्फर वेपर तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एरियाज इन द सल्फर सिस्टम। AO और OC कर्व दोनों ही रोम्बिक सल्फर को इन्वॉल्व करते हैं, इसीलिए AOC के लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है यहाँ पर रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली BC और BE दोनों कर्व्स लिक्विड सल्फर को इन्वॉल्व करते हैं, इसीलिए CBE एरिया लिक्विड सल्फर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से AO, OB और BE ये तीनों कर्व्स में सल्फर वेपर कॉमन है, इसीलिए AO, OB, BE के राइट हैंड साइड वाला एरिया सल्फर के वेपर को रिप्रेजेंट करता है। एंड फाइनली OB, BC एंड OC इन तीनों कर्व्स में मोनोक्लिनिक सल्फर कॉमन है, इसीलिए एरिया BOC मोनोक्लिनिक सल्फर को रिप्रेजेंट करता है। So this was all about phase diagram of sulfur system. I hope you enjoyed discussing one component systems, and now I have some multiple choice questions for you. So in case you have understood the video really well, you can go ahead, and if not, if you have some confusions, you can go back, see the video and then come back to these MCQs. The first question is, the number of degree of freedom at triple point of water are A 0, B 1, C 2, D 3. Question number 2. Which of the following is wrong about phase diagram? A. It gives information on transformation rate. B. It gives the relative amount of different phases that can be found under given equilibrium conditions. C. It gives the temperature at which the different phases start to melt. D. It depicts solid solubility limits. Question number 3. A quadruple point is not possible on a phase diagram because the number of degree of freedom is A 0, B -1, C 4, D 3. Question number 4. A triple point in a phase diagram is A. Univariant, B. Bivariant, C. Trivariant, D. Invariant. Question number 5. On a curve in a phase diagram, the number of phases in equilibrium are A 0, B 1, C 2, D 3. Question number 6. In a region area in a phase diagram, the number of phases that can exist are A 0, B 1, C 2, D 3. Question number 7. In the phase diagram of water, the vapor pressure curve goes up to A. No limit, B. Absolute zero, C. 100 degrees Celsius, D. Critical temperature. Question number 8. In the phase diagram of water, the sublimation curve goes up to A. No limit, B. Absolute zero, C. 0 degrees Celsius, D. Critical temperature. Question number 9. In the phase diagram of water, the slope of melting point curve is negative. This implies A. Melting point of ice
decreases with increase of pressure. B. Melting point of ice increases with increase of pressure. C. Melting point of ice does not change with increase of pressure. D. None of the above. Question number 10. The criterion for a multi-component system to be in phase equilibrium is A. Temperature of all phases must be the same. B. Pressure of all phases must be the same. C. Chemical potential of a component in all phases must be the same. D. All of the above. I hope you have gotten all these MCQs perfectly right. Here is the answer key and some references for you. In the end, I would like to share some words of wisdom with you. Try to learn something about everything and everything about something. Thank you. Happy learning.